प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग का अर्थ और मांग के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के ई व्याख्यानों में हमने अर्थशास्त्र क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका माइक्रो और मैक्रो तक आते आते सफ़र किस तरह का रहा और माइक्रो में क्या पढ़ाया जाता है और मैक्रो में क्या पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मांग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मांग क्या है, मांग मात्रा क्या है और मांग का नियम क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम आवश्यकता या इच्छा को मांग कह देते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के प्रति हमारी जो इच्छा है, उसको पाने की इच्छा है या आवश्यकता है, उसे ही हम डिमांड कह देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में अर्थ वृहद है, इससे कुछ भिन्न है। केवल इच्छा या आवश्यकता मांग नहीं कहलाती है जब तक कि उसमें कुछ निश्चित बातें समाहित नहीं होती है, जैसे किसी वस्तु या सेवा के प्रति इच्छा रखना, उस वस्तु की कीमत के बारे में ज्ञान होना, उस वस्तु की दी हुई कीमत यानी कीमत का ज्ञान है तो उस कीमत पर उस वस्तु की इकाइयों के खरीदने की क्षमता होना या उसके लिए संसाधन होना, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो, कीमत का ज्ञान भी हो, वस्तु को पाने की या इच्छा भी हो, उसको खरीदने की इच्छा भी हो, लेकिन अपने पास संसाधनों को उसके ऊपर खर्च करने की तत्परता कितनी है, तैयारी कितनी है। क्या हम वास्तव में उस वस्तु को खरीदने के लिए अपने पास धन को खर्च करने के लिए तैयार हैं। यही सब मिलकर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए मांग पैदा करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसी इच्छा, चाह या आवश्यकता जिसे पूरा करने के लिए अपनी आय से उसकी यानी कि वस्तु या सेवा की ज्ञात कीमत पर प्राप्त करने की तत्परता ही मांग कहलाती है। इसको हम अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की वह इच्छा या आवश्यकता या चाह है जिसे पूरा करने के लिए वस्तु की दी हुई कीमत पर अपनी आय से खरीदने के लिए तैयार हो। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये चीज़ें मांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि किसी वस्तु के लिए इच्छा रखना, आवश्यकता रखना, फिर उस वस्तु के बारे में वस्तु की कीमत के बारे में ज्ञान होना और उस वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीदने के लिए हमारे पास में आय या संसाधन होना, और फिर उस वस्तु को खरीदने के लिए उन आय या संसाधनों को खर्च करने की तैयारी, तत्परता रखना, तभी वस्तु या सेवा के बदले मांग कहलाती है। मैं यहाँ पे बार बार वस्तु या सेवा कह रहा हूँ, अर्थात हम अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवा को वस्तु ही मानते हैं, यानी कि सेवाएं भी वस्तु के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि मुझे कार की आवश्यकता है और मुझे कार चाहिए, लेकिन उसे खरीदने के लिए मेरे पास साधन नहीं है और यानी कि मुद्रा नहीं है। मान लेते हैं कि मुद्रा है भी, लेकिन मैं जब उस कार की जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ उसकी कीमत के बारे में पता चलता है तो मैं पीछे खिसक जाता हूँ, यानी झिझक जाता हूँ कि मुझे ये कार नहीं खरीदनी, क्योंकि मेरे लिए बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि अन्य आवश्यकता मेरी और है, तीव्र है, उन्हें पूरा करना ज़रूरी है। अब एक और स्थिति इससे भी आगे की मान लेते हैं कि मुझे कार की आवश्यकता है, मैं उसके खरीदने की चाह भी रखता हूँ और मेरे पास साधन भी उपलब्ध है, यानी मुद्रा भी खर्च करने के लिए उपलब्ध है, और नहीं है तो मैं वित्तीय संस्थान से लोन ले रहा हूँ और मुझे वित्तीय संस्थान या बैंक कोई भी मुझे लोन देने के लिए तैयार है और मैं उसको लोन चुकाने के लिए भी सक्षम हूँ। अब मैं
ये सब है, लेकिन उसके बाद मैं वह पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा उस कार के प्रति मांग नहीं होगी। लेकिन ये सब होते हुए मैं उस कार को खरीदने के लिए अपनी आय या संसाधनों से, जो भी मैंने जिस तरह से भी जुटाए हैं, उसे खर्च करने के लिए यदि मैं तैयार हूँ, तो मेरा उस कार के प्रति मांग होगा, यानी एक कार खरीदने की मेरी मांग होगी। इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि एक सरल उदाहरण से आपको समझा पाऊँ, यानी कि वस्तु के प्रति इच्छा या आवश्यकता रखना, चाह रखना, और फिर दी हुई कीमत पर उसे खरीदने के लिए तत्पर रहना मांग कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मांग मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। मांग मात्रा का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु की या सेवा की एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत दी हुई कीमत पर जो वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है, वस्तु की इकाइयाँ खरीदी जाती है, उसे मांग मात्रा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में लिखा हुआ है, एक निश्चित समयावधि में किसी वस्तु या सेवा की दी हुई कीमत पर खरीदे जाने वाली इकाइयाँ या मांग मात्रा ही मांग मात्रा कहलाती है। यानी सीधा सा है, निश्चित विशेष समयावधि में निश्चित कीमत पर एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा, क्रय की जाने वाली इकाइयाँ उस वस्तु की मांग मात्रा कहलाती है। इसमें 3 तत्व आवश्यक है, यानी कीमत, मात्रा और समयावधि या समय। इन तीनों को आधार बनाकर वस्तु की मांग मात्रा को जब कीमत के साथ में प्रस्तुत करते हैं या टेबल बनाते हैं या अनुसूची बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो ये मांग अनुसूची कहलाती है। मान लेते हैं एक वस्तु है जिसकी कीमत 5 रुपये है, जिसको 110 किलोग्राम खरीदी जाती है। फर्ज कीजिए कि उस वस्तु की कीमत 4 रुपये थी कभी, या हो जाती है गिरकर, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग मात्रा जो है वो 120 किलोग्राम हो जाती है या रही होगी। फिर मान लेते हैं कि कीमत और गिर गई या पहले गिरी होगी, तो उस समय जब 3 रुपये कीमत थी तो वस्तु की मांग मात्रा यानी कि खरीदी जाने वाली इकाइयाँ 150 किलोग्राम रही है। अर्थात ये जो मैंने आपको बताया है, इनको यदि हम एक टेबल में या सारणी में रखें तो ये मांग अनुसूची कहलाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये मांग अनुसूची के बारे में बताया है, यानी मांग मात्रा के बारे में बताया, फिर मांग अनुसूची के बारे में बताया, यानी कि कीमत के साथ में उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करना, एक सारणी के अंतर्गत रख के दिखाना, मांग अनुसूची कहलाती है। ये जो मांग अनुसूची है, इसके आधार पर मांग का वक्र बनाया जा सकता है, जिसके एक तरफ कीमत ली जाएगी और एक तरफ मांग मात्रा ली जाएगी। एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा धरातल पे होता है, यानी जो बेस होता है वो होता है, और वर्टिकल यानी कि जो लंबवत अक्ष होता है उसे हम वाई लिखते हैं। और वाई और एक्स, दो एक्स एक्सिस हो गए, वाई खड़ा है और एक्स समान हॉरिजॉन्टल है, जो कि आधार के रूप में होता है। तो वाई अक्ष पे कीमत ली जाती है और एक्स अक्ष पे मांग मात्रा ली जाती है। और फिर जो हमने बात की थी, कीमत 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, इस तरह से प्रदर्शित करके, और फिर 5 रुपये पे 110 थी तो 110 जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर 110, 120, 150, 200, 250 जो भी कीमत के साथ में है उनको हम लिखते हैं। उसके बाद में बिंदुओं से मिलाते हैं, यानी 5 रुपये कीमत पर 110, तो 5 और 10, 110 के सामने जो भी बिंदु बनता है उसे बिंदु बना लीजिए। उसके बाद में 4 और 120, यानी 4 रुपये जब कीमत थी तो 120 किलोग्राम खरीदी जाती है, तो 4 और 120 के सामने बिंदु बना लीजिए। फिर 3 रुपये कीमत होती है तो 150 किलो खरीदी जाती है, 150 किलो खरीदी जाती है, तो 150 और 3 के जहाँ पे वो मिलते हैं दोनों अक्षस के, वहाँ पे बिंदु बना के इन तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए। और भी नीचे आते हैं तो 2 रुपये कीमत होती है तो 200 किलोग्राम है, तो इस तरह से एक और बिंदु बनेगा। इस तरह से
इन विभिन्न बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं, यानी मांग अनुसूची के विभिन्न बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, अर्थात मांग अनुसूची को वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वाई एक्सिस पे कीमत लीजिए और एक्स एक्सिस पे मांग मात्रा लीजिए। फिर कीमत वाई एक्सिस पे कीमत जितनी भी है वो रुपयों में प्रदर्शित है, तो उसे बिंदु बना के लिख दीजिए और मांग मात्रा को एक्स एक्सिस पे बिंदु बना के लिख दीजिए। फिर इन विभिन्न बिंदुओं, कीमत और मांग दोनों के बिंदुओं को बनाते हुए इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा खींची जाएगी, और वो जो रेखा होगी वो ऋणात्मक ढाल वाली होगी, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरती हुई होगी, जिसे हम ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं मांग के नियम की। हम अगले जब भी वीडियो होगा उसमें मांग वक्र को प्रदर्शित करके भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं मांग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम मांग के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण नियम है। ये मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच में गुणात्मक संबंध को बताती है। गुणात्मक का मतलब होता है केवल दिशा को बताना, मात्रात्मक का मतलब होता है मात्राओं में या संख्याओं में बताना। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच में गुणात्मक संबंध को बताता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। तो इस तरह से जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मांग का नियम जैसा एक लाइन में लिखा हुआ है बहुत सरल शब्दों में, वस्तु की मांग एवं कीमत के बीच संबंध बताने वाला सिद्धांत मांग का नियम कहलाता है। जो केवल दिशा बताता है उसे हम गुणात्मक संबंध कहते हैं, यानी कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में गुणात्मक संबंध को बताता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, यानी दिशा के बारे में बताता है। यदि हम संख्याओं की बात करें कि इतने प्रतिशत कीमत बढ़ने से इतने प्रतिशत मांग में परिवर्तन हुआ, तो ये जो संबंध होगा या इस तरह की मात्राओं के साथ जब हम प्रदर्शित करते हैं मांग के नियम को, यानी कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को यदि हम माप सकते हैं तो वो है तरीका प्रतिशत के अंतर्गत हम माप सकते हैं, प्रतिशत के द्वारा माप सकते हैं। और भी दूसरे तरीके हैं, जब मांग की लोच पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे, लेकिन जो मुख्य तरीका है वो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। जैसे जिसको हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक संबंध, अर्थात वस्तु की कीमत और मांग में मात्रात्मक संबंध बताने वाली नियम को मांग की लोच कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मांग की लोच के बारे में विस्तार से हम चर्चा आगे करेंगे अगले लेक्चर्स में, क्योंकि मांग की लोच अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच के कितने प्रकार है, वो कैसे मापी जाती है, कोटियाँ क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक मांग की लोच प्राप्त होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन साथ में ये जानना जरूरी है कि मांग का नियम हो या मांग की लोच हो, वो सामान्य वस्तुओं के संबंध में कैसा होता है और अन्य वस्तुओं के संबंध में कैसा होता है। तो हम जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, P का एरो ऊपर है और D का एरो नीचे है। इसी तरह से ये दूसरे में P का एरो नीचे है और D का एरो ऊपर है, यानी कि पहले में जो P का एरो ऊपर है इसका मतलब है P यानी प्राइस, ये लिखा हुआ है, और D मतलब डिमांड, यानी कि प्राइस जब बढ़ती है तो मांग घटती है, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा है प्राइस जब घटती है यानी कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ऐसा
कब होता है? सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है। यानी कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके ऊपर मांग का नियम लागू होता है। और अन्य वस्तुएं कौन सी होती है? अन्य वस्तुएं होती है गिफिन वस्तुएं, वेबलन वेबलन गुड्स, इस तरह की जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वेबलन गुड्स जो होती है वो उनकी कीमतें बढ़ती है तो और ज़्यादा खरीदी जाती है, क्योंकि वो प्रदर्शन प्रभाव उसके ऊपर असर डालता है। यानी कि उसमें जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना स्टेटस की बात हो जाएगी। तो इस तरह का, जैसे सोना के भाव बढ़े तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सोने की मांग गिरे ही गिरे। और लग्ज़री कार की जब कीमत बढ़ती है तो दूसरी लग्ज़री कार की अपेक्षा उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को स्टेटस सिंबल दिखाना होता है। यानी वेबलन गुड्स जो होती है उसके बारे में मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी तरह से गिफिन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफिन हुए हैं, उन्होंने ऐसी कुछ हीन वस्तुओं के संदर्भ में कुछ वस्तुओं के बारे में बताया था कि इनकी कीमत गिरने पर ये कम खरीदी जाती है और कीमत बढ़ने पर ये ज़्यादा खरीदी जाती है। अर्थात कीमत और मांग में सीधा संबंध हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो होती है वो बहुत दैनिक यानी रोज़मर्रा के काम आने वाली होती है, उपयोग में दी जाने वाली होती है, और आय का एक बड़ा हिस्सा यानी कि बजट का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खर्च किया जाता है और उन वस्तुओं के बिना रहा भी नहीं जाता है। इस कारण से ऐसी वस्तुओं जब उनकी कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तुएं खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि वो और भी महंगी हो जाती होगी। इस कारण से यानी कि दूसरी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बचता ही नहीं है कुछ, ये तो ज़रूरी है, इसलिए फिर दूसरी वस्तुओं को त्याग करना पड़ता है, इनकी वस्तुओं की मात्रा ही बढ़ानी पड़ती है। इस कारण से ऐसा गिफिन वस्तुओं और वेबलन गुड्स के ऊपर ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। आज इस व्याख्यान में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग फलन के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर मांग की लोच और प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।